नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। तो हम लोग इसमें जो है यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी पीसीएस साथ ही साथ यूपी पीपी के लिए जो पॉलिटी के सेक्शन से प्रश्न आते हैं उसके बारे में देख रहे थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने करीबन 4 या 5 दिन पहले अपलोड किया था। स्वास्थ्य कारणों की वजह से लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा प्रयास रहेगा कि लगातार रोज आपको इसको लेके एक वीडियो मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान का सूत्र, यानी कि जो भारत का संविधान बन रहा था जिस वक्त, तो किन किन देशों से क्या क्या अच्छी अच्छी बातें किन किन देशों के संविधान से उठा के हमने अपने में या एज इट इज रख ली या उसमें कुछ संशोधन करके उसके बाद उस चीजों को हमने जोड़ा। तो इसी को इसमें देखना है। इसमें से अक्सर एक प्रश्न तो आते ही हैं परीक्षा में, तो है भारत के संविधान। एक मिनट रुकिएगा। अब सही आएगा मेरे ख्याल से। हम्म। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जो उद्देशिका है मतलब कि हमारे संविधान में एक उद्देशिका होनी चाहिए। उद्देशिका का तात्पर्य क्या होता है? इस उद्देशिका संविधान का एक रूप होती है, कि एक सूक्ष्म रूप होती है, कैसे संविधान के पूरी भावनाओं कैसे एक छोटी सी बातों में हम बता सकते हैं, उसको हम उद्देशिका कहते हैं। तो उस तरह की विचारधारा कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। कि हाँ, यूएसए के संविधान में एक उद्देशिका थी, उसी से हमने प्रेरित होके हमने क्या किया, अपने संविधान में भी एक उद्देशिका उठाई है। अब आगे है कि भारतीय संविधान, अब है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या है? संविधान है। इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा कि पूछ लेगा न्यायपालिका, कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कौन है सबसे ऊपर, या राष्ट्रपति का नाम आ जाता। तो नहीं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वह केवल केवल सिर्फ संविधान है। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। ना ही राष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, ना ही प्रधानमंत्री, कोई नहीं है। सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई थी। कहाँ? तो यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसको दोबारा उस निर्णय पे हम लोग विचार कर सकते हैं। ऐसी भावना कहाँ से ली गई है? ऐसी भावना ली गई है यूएसए के संविधान से ली गई है। अब आगे देखेंगे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित किससे? कनाडा से है। देखिए यहाँ संघात्मक तो हिंदी में लिखा ही रहता है, लेकिन जब इंग्लिश से पढ़ेंगे तो आपको एक जगह यूनियन मिलेगा और दूसरी जगह फेडरेशन मिलेगा। तो आपको हमेशा जो है, जब इस तरह का संघात्मक प्रश्न व्यवस्था दिया जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश वाला वर्जन देखना है और इंग्लिश वाले वर्जन में ये देखना है कि किसमें यूनियन शब्द आ रहा है। जिसमें यूनियन शब्द आ रहा होगा उसी वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। तो ध्यान रखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कनाडा यूएसए के ऊपर एक स्थित एक देश है कनाडा। हाल ही में इससे हमारा काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, आपने देखा होगा। कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उन्होंने कुछ बयान दिया था खालिस्तानी समर्थन को लेकर। तो उससे काफी ज्यादा विवाद में इस देश से हमारे जो है राजनीतिक संबंध इस समय थोड़ा तनावग्रस्त चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह क्या है? कनाडा। संघवाद, ये देखिए आगे ना, संघवाद, संघात्मक व्यवस्था, संघवाद। और यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? यूनियन लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, फेडरेशन नहीं लिखा रहेगा। भारतीय संविधान, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है क्योंकि यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। जो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसद ने जब कोई कानून बना दिया है तो उस वह कानून कैसा है इसके लिए जो न्यायालय में रिव्यू करने की अवधारणा नहीं दी गई है। कहाँ पास नहीं दी गई? ब्रिटेन के कानून में। लेकिन अमेरिका के कानून में ऐसी व्यवस्था है
कि अगर संसद ने कोई भी या पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया है तो उसका रिव्यू करने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये कहाँ है, ये हमारे भारतीय संविधान में भी है, लेकिन ब्रिटिश संसद में पूर्वावलोकन की शक्ति नहीं है। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था ली गई है कहाँ, भारत और यूएसए में है। कहाँ है, भारत और यूएसए में है। यहाँ पास यूएसएसआर भी कभी भी ऑप्शन में लिख देता है तो लोग जल्दी में टिक करके यूएसए को यूएसएसआर पढ़ लेते हैं, तो जो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यूएसए और भारत में है न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह क्या है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। क्या है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। अब है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है किसकी है, ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र की सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से अधिकतर आपको दो ही ऑप्शन पढ़ने को मिलेगा, एक रहेगा समवर्ती सूची का और एक रहेगा जो उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का भाषा कैसी होनी चाहिए वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है यूएसए से। ये ध्यान रखिएगा, उद्देशिका का विचार यूएसए से है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा होगी वो कहाँ से ली जाएगी, वह ऑस्ट्रेलिया से ली जाएगी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आधारित है किससे, किस पे संकल्प आधारित है, ये आयरलैंड पे है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो आर्टिकल आप देखेंगे कि 36 से स्टार्ट होता है और भाग 4 में आता है, वह कहाँ से लिया गया, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये आप जब आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ अभी 10th के सेट सभी जगह आपको ये मिल जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा से। कहाँ से, वही मेरा राज्यों का संघ है, मतलब कि कोई भी राज्य जो है वह संघ से टूटकर अलग नहीं हो सकता। ऐसी संकल्पना कहाँ से ली गई है, राज्यों के संघ से, वह कनाडा से ली गई है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कहाँ से, आयरिश यानी कि आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, आयरलैंड से। ये भी जो राज्यसभा में हम लोग कुछ लोग 12 लोग को चुन के लाते हैं ना, जो विशिष्ट क्षेत्र में हो, खेल में हो, म्यूजिक में हो, उनके पास कुछ अनुभवी प्रतिभा हो, तो उसके लिए जो हम चुन के लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वह आयरलैंड के संविधान में से प्रारूप दिया हुआ था, तो वहाँ से हमने अडॉप्ट किया था। खेल के मामले में सचिन तेंदुलकर को वहाँ से लाया गया था। अब एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ शोत्र है, मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया है। हाँ, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वह लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, उसके आधिकारिक मैग्ना कार्टा से संबंधित है। फिर है शासन की संसदीय प्रणाली, जो शासन कैसे चलेगा उसमें जो संसद है, जिसमें एक कार्यपालिका है, एक संसदीय है, एक कहते हैं न्यायपालिका है, वो प्रारूप, संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया, या जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, वीमर संविधान कहा जाता है। ऐसे याद रखिएगा कि जर्मनी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, तो वहां पास क्या लग गया था, आपातकाल लग गया था। तो आपातकाल की संकल्पना कहाँ से ली गई है, वह जर्मनी से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। और विधि द्वारा समान अधिकार जो आता है ना, आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा समान अधिकार ऐसा आता है ना, वो कहाँ से लिया गया है। जब समान अधिकार, समानता की बात आएगी, विधि द्वारा समानता का, विधि द्वारा समानता का अधिकार आएगा तो वो आपका अमेरिका से आएगा। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से भाषा ली गई, वह जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा गया, इसके लिए कनाडा से। हाँ, जो राज्यपाल देखते ना कि आप देखे होंगे कि अभी तमिलनाडु,
केरल और दिल्ली में ऐसे बहुत से विवाद चल रहे थे, जिसमें वहाँ के जो राज्यपाल थे वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए करीबन 3-3 साल 2-2 साल से ही कहते हैं विधेयक को आरक्षित रखे थे अपने पास कि हम इनको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो इस संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। पहले ही बात हुई थी कि जो आप समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और साथ ही साथ जो उद्देशिका की भाषा है, मतलब उद्देशिका की भाषा कैसे होनी चाहिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश सरकार से लिया गया। जो मंत्रिमंडलीय सरकार होगा, कैबिनेट होगा, कहाँ से लिया गया है? वह ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द एक बार यूज हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा वह किस आर्टिकल में एक बार यूज हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। केंद्र राज्य संबंध में ही एक समिति बहुत ज्यादा फेमस होती है, एक आयोग है, सॉरी वो आयोग है, उस आयोग का नाम कमेंट करिएगा। उसके बाद है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से है? ये आपका देखेंगे कनाडा से संबंधित है। जो संघ है वो संघ जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको ज्यादा शक्ति दी गई रेदर देन किससे कंपेरिजन में? जो राज्य है। यानी कि एक ऐसी मोती की माला बनाई गई है जहां आप देखेंगे कि जो धागा है वह बहुत ज्यादा मजबूत है, भले ही मोती उसके अपेक्षा कम मजबूत है धागे की अपेक्षा, लेकिन माला की जो धागा है वह बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे ही ये प्रश्न आया था यूपीएससी में कुछ साल पहले, तो ये उसी का था जो केंद्र राज्य संबंध पे आधारित था। अब है मौलिक अधिकार और संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है? वह कनाडा से ली गई हैं। ये देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई हैं। वहीं आप यहाँ ऊपर जब जब पढ़ रहे थे हमारे ना कि वो कहते हैं आरक्षित विषय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उभयनिष्ठ ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन केंद्र की जो अवशिष्ट शक्ति है कहाँ से है? कनाडा से है। आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी वाली जर्मनी से, हमने बताया था जर्मनी दोनों विश्व युद्ध में हार गया था, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। अब है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से? मौलिक कर्तव्य मतलब कि ये इंसान को कार्य करने हैं, वो कहाँ से लिया गया है? वह सोवियत संघ से लिया गया है, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य जो है, जब संविधान हमारा बना था 24 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ था और पूर्णतः लागू कर दिया गया था। आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को। उस समय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, बल्कि संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसका कारण क्या है? बता रहा है इसमें कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए बात दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भी बात सही है कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया, ये भी बात सही है, लेकिन भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। हाँ, भारत के संविधान को लिखते वक्त विश्व के जितने भी देशों में संविधान था वहां से सारी अच्छी बातों से प्रेरित होकर हमने संविधान लिखा। हाँ, और चूंकि यह पहला विश्व का ऐसा लिखित संविधान था, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। हाँ, और ये बात इसको जो है इसके अगर इस तरह का कारण दिया होता तब जाके बात सही होती, लेकिन बात दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है। अब है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। कहाँ से मूल मूल अधिकार ग्रहण किए गए हैं? वो अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान कहाँ का था? और पूर्ण रूप से लिखित संविधान क्या था? वो अमेरिका का था। अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान था। मतलब कि लिखित संविधान से तात्पर्य ये होता है कि हमने उसको कोई एक सभी फॉर्मेट को लिखा और उसको एक पुस्तक के रूप में दे दिया, उसे ही लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान वो होता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, वहाँ अलिखित का तात्पर्य ये नहीं होता कोई लिखा नहीं है, सब लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी एक बुक नहीं बनाई गई है जिस बुक में सारा संकलित किया गया, नहीं, सब अलग अलग पार्ट में अपने अच्छे से संजो के रखा गया है, तो वो अलिखित संविधान के रूप में आ जाता है। अब है
दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। मतलब संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान जिस वक्त बना था उस वक्त कितने थे, क्या क्या संशोधन हुए तो नई नई अनुसूचियां जोड़ी गई, वो उनके बारे में है। भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से क्या है कि 468 आर्टिकल दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल के सब पार्ट होते हैं उनको जोड़ के। फिर है भारतीय संविधान के आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रम के अनुसार अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची हैं। आपको पता है भारतीय संविधान में कुल कितनी है, 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान के आरंभ में अनुसूची थी कितनी, 8 थी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में आप देखेंगे तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। पहली अनुसूची आपको देखेंगे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। फिर आप देखेंगे जो 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। फिर 10वीं अनुसूची आप देखेंगे तो दल बदल कानून के माध्यम से 1985 में जोड़ी जाती है। फिर 11वीं आती है, फिर 12वीं आती है। सही कथन है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची का विषय क्या देखा गया था, ये भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची में देखा गया था वो क्या था, उसमें कहते हैं जो दल बदल कानून था कि जो नेता कभी भी दल बदल लेते उनसे संबंधित था। अब है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है कितना, 22 भागों में, यानी कि 22 पार्ट है। एक पुस्तक आप खोलते होंगे तो उसका इंडेक्स देखते होंगे, इंडेक्स में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, ऐसे वो 22 इंडेक्स हो जाते हैं। तो उसी इंडेक्स वो जो भाग है उसी को कहते हैं, वर्तमान देखेंगे तो 22 भाग है। उसको थोड़ा रफ कर दे, बहुत ज्यादा इधर वो हो रहा है। अब है मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची थी, यानी कि मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है पूर्णतः वो जो है आधारित है, वो कितना, वो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, ये याद रखिएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह भाग कौन सा है, भाग 2। भाग 1 में क्या है, वो संघ में कौन कौन राज्य कैसे कैसे बनेंगे उनके बारे में है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। भाग 3 में देखेंगे तो आपको मूल अधिकार मिलेंगे। भाग 4 में देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। भाग 4 में आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। भाग 4(1) में देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। फिर भाग 5 में आप कहते हैं राष्ट्रपति और केंद्र के बारे में देखें, तो ऐसे आप देखते जाएंगे। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि भाग 2 और भाग 3 जरूर पूछा जाता है, किसमें इसमें किससे संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भाग 2 है वह नागरिकता से है। भाग 3 आप देखेंगे तो मूल अधिकार से संबंधित है। अब है भाग 1 संघ और उसका राज क्षेत्र मैंने बताया था। भाग 4(1) मौलिक कर्तव्य। भाग 2 नागरिकता। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व। लोगों को अक्सर इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो दोनों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है नागरिकता, संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4(1) में है। संघ किस में है, भाग 5 में है। राज्य किस में, भाग 6 में है। तो ये याद रखिएगा। भाग 5 में क्या है आपका, संघ, मतलब संघ की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर जो सांसद चुनते उनके बारे में है। फिर आता है राज्य के बारे में, इसमें आपको देखेंगे फिर आपका इसमें सर्वोच्च न्यायालय आ जाता है। अब है नए राज्यों का गठन, इसमें अनुच्छेद 3 में है। जब कोई नया राज्य बनेगा उसके बारे में कैसे कैसे उपबंध होने चाहिए, वो अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है, ये देखिए भाग लिखा है, अनुच्छेद नहीं, भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस में है, वो भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में की गई है, वह की गई है 300
323A में की गई है। याद रखिएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना किसमें की गई है? और 323A में की गई है। इसके बाद निर्वाचन आयोग आ जाता है। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भाग 4 में है। संघ राज क्षेत्र भाग आप देखेंगे 8 में है। फिर पंचायत 9 में है, नगर पालिका 9A में है, निर्वाचन भाग 15 में है, अधिकरण जो आप देखेंगे वो 14(1) में आएगा, सहकारी समितियां वह देखेंगे 9B में आएगा, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं वो भाग जो आप देखेंगे यूपीएससी संस्थाएं होती है ना, वो सब किस में आएंगी? भाग 14 में आएंगी। आपात उपबंध भाग 18 में आएगा। याद रखिएगा, आपात उपबंध जर्मनी से आपात लिया गया, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये भाग 18 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। संघ राज्य सेवाओं का भाग 14 में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा, इसमें पंचायत नगर पालिका पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। आप ये निर्वाचन को जरूर ध्यान रखिएगा जो भाग 15 में है, और अधिकरण को याद रखिएगा 14(1) में है। ठीक है, सिर्फ 14 जब पूछेगा तो संघ राज्य सेवाओं के बारे में है, लेकिन 14(1) पूछेगा भाग 14 तो वो अधिकरण से संबंधित है। उसके आगे देखेंगे, भारत में महान्यायवाद के संबंध में उपबंध है, यह भाग 5 के अनुच्छेद 76 में आता है। भारतीय संविधान में भाग 16 से संबंधित कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान है, किसमें है? वह भाग 16 में है। जो आप राजभाषा देखेंगे कि जो राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनके बारे में उपबंध किसमें किया गया है? भाग जो है 17 में किया गया है। 16 मैंने पढ़ दिया था, 17 है, याद रखिएगा। ये रोमन संख्या में 10, फिर ये 5 का निशान होता है, 15, 16, 17। राजभाषा 17 में, संघ राज्य क्षेत्र 8 में, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण जो है 14(1) में, याद रखिएगा। फिर केवल 14 पूछा जाएगा तो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित है। फिर 14 के बाद 15 आएगा, किस में आएगा? निर्वाचन में आएगा। 16 आएगा तो अधिकरण में आएगा। हम लोग यहाँ ऊपर पढ़ रहे थे, देखा था आपने, अधिकरण नहीं दिया हुआ इसमें। संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित उपबंध है, किसमें? भाग जो देखेंगे आप 13 में देखेंगे। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपान में पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है, वह भाग 9 की बात की गई है, जिसमें पंचायत की बात की गई है। अब उसके बाद देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है, किसमें? भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में है। भारतीय संविधान की अनुसूची में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो वह पहली अनुसूची है, जिसमें बताया जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं कितनी हैं, और साथ ही साथ वो किन किन सीमाओं से मिलते हैं। ये सब किसमें सूचना मिलती है? यह पहली अनुसूची में मिलती है। इसलिए कहते हैं जब भी किसी राज्य के बारे में कुछ उसकी सीमाएं घटानी, बढ़ानी या कोई नया राज्य बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले संशोधन पहली अनुसूची में किया जाता है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा? वह पहली अनुसूची है, जो मैं भी बता रहा था। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसे करती है? वह करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का। जो राज्यसभा में स्थान है उनके आवंटन चौथी अनुसूची में आते हैं। यदि भारत संघ में नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को अवश्य संशोधन करना होगा वह पहली अनुसूची होगी। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंध है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की परिकल्पना। जो आप देखेंगे ये है कि संघ के जो मंत्री होंगे उनके पद की संकल्पना, जो वो शपथ लेंगे, उनका प्रारूप किसमें दिया है? तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में क्या दिया? विशेष स्थान से है।
दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, वो आय से संबंधित है, उनके जो वेतन आएंगे। पहली अनुसूची जो राज्य का ब्यौरा या कौन राज्य कहाँ है उसके बारे में है। फिर आप देखेंगे जो तीसरी अनुसूची है जिसमें कहते हैं शपथ के बारे में लिखा गया है, उसमें संघ के मंत्री के शपथ के बारे में लिखा गया है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं। राष्ट्रपति के लिए अलग से उनके लिए एक आर्टिकल बना हुआ है, 54-55 आर्टिकल है। फिर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी है जो तीसरी अनुसूची में लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे आप कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, उसका प्रारूप कैसे होगा इसके बारे में है। फिर है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का स्वरूप संविधान में जिस अनुच्छेद में वह 60 में 54 बताया था, गलत था, वह अनुच्छेद 60 में देखेंगे तो वहां राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में। ये तीसरी अनुसूची जो है वो संघ के मंत्रियों के संबंधित है और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनसे संबंधित है, न्यायालय से। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। 8वीं अनुसूची वह भाषा संबंधित है। फिर 9वीं अनुसूची देखेंगे तो विशिष्ट अधिनियम और न्यायाधिकरण संबंधित है। यहाँ साइड में कट रहा है, मैं इसको अब बता दूं क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तृतीय अनुसूची, हाँ, ये ये चतुर्थ अनुसूची है जो राज्यसभा में आवंटन से संबंधित है। फिर आएगा आप देखेंगे कि आ जाएगा ये शपथ प्रतिज्ञान जो चौथी अनुसूची से है। हाँ, फिर ये आएगा राज्यों संघ के लिए राज्य के आवंटन, ये प्रथम अनुसूची से है। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय ये अनुसूची से है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। ये यहाँ से कट गया है, मतलब सही से बन नहीं पाया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये भी कर देते हैं। ये चौथी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के आवंटन का बात है। फिर ये 6वीं अनुसूची है जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो क्रम है वो याद रखिएगा। ये अभी जो आर परीक्षा हुई तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और क्रम को आगे पीछे कर दिया गया था, तो याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये है मणिपुर, इसमें मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहाँ अभी हिंसा हो रही है काफी ज्यादा 1 साल से, वो जो है आप देखेंगे 6वीं अनुसूची में नहीं है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। असम है, फिर त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा और मिजोरम आएगा। सबसे लास्ट में मिजोरम आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे असम आएगा, तो ये याद है। लेकिन असम के बाद त्रिपुरा जरूर याद रखिएगा। फिर आएगा 8वीं अनुसूची जो भाषा से है और 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, जो हम बताए थे प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो ये याद रखिएगा। एक मिनट देखे समय कितना हो रहा है, अच्छा इसको कंप्लीट कर ले। 7वीं अनुसूची जो है वो विधायी शक्तियों के वितरण संघ और राज्य और संवर्ती सूची में है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा उद्देशिका आएगी। 9वीं अनुसूची जो कुछ अधिनियम और विधि कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वह जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन उन्हीं के समय हुआ था। को हेलो केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से है, तो 9वीं अनुसूची से है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है, समवर्ती सूची में है। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायकी सूची का प्रावधान किया गया वह है अनुसूची 7। संघीय सूची में वह जिस समय बनी तो उस समय 97, लेकिन अभी 98 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब जो है वो 59 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में देखेंगे तो पहले आप देखेंगे कि 47 विषय थे, अब 52 हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को संविधान के किस सूची
में रखा गया है वह समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले का है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें है? वह जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। अब है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है? वह है राज्य सूची का विषय है। जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। अभी जो है और उसके बाद देखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा का भी विषय है। इसलिए देखिए जब अभी नई शिक्षा नीति आई थी उसमें सबसे पहले केंद्र ने ही अपना कानून बना के दिया था। तो किससे? समवर्ती सूची में जो पहले कानून बना था वो प्रभावी होता है, ज्यादातर जो केंद्र के सब्जेक्ट प्रभावी माने जाते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किसमें? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। भारतीय संविधान में जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थगित किया गया वह कौन सा था? वह 42वां संविधान संशोधन था। वन समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है। शेयर बाजार जो है वो संघीय सूची का है। हाँ, केंद्र सूची का जनगणना है, जनगणना जो कराई जाती है वो केंद्र का विषय है। राज्य सूची का है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। अवशिष्ट शक्तियों में देखेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान में आता है। सही कथन है कि भारत की संसद किसी कानून को भारत की संविधान की नवी सूची में डाल सकती है। नवी सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन 1971 से पहले जितने कानून बनाए गए उनकी नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जितने भी आए सब कर सकते हैं। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं वो है राज्य की नीति निर्देश तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची है। अब है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का विषय है वह है 10वीं अनुसूची। अब इसको यहाँ रोक देते हैं। इसके बाद इसमें और लंबा है, करीबन 2 पेज के बराबर अभी इसमें संघ सूची के पूछे गए हैं। हाँ, ये और उद्देशिका जो हम कल क्लोज करेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।